time for the meet and greet. Meet and greet. It's time for the meet and greet. हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं गार्गी बोल रही हूँ। तो वेलकम टू असावरीज मीटिंग शो नंबर 13 एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल episode with Mr. Nasir Salim, and once again a belated happy Veterans Day to you and to you all. So मुझे बड़ी नाज और फख्र की बात है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि नसीर सलीम जी हमारे शो में आए हैं। ही इज द डिप्यूटी चीफ APS एट NYPD। तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स पूरी जिंदगी भर जीते हैं और हमारी देसी अमेरिकी कम्युनिटी की वो एक शान है। तो मैं ये गुजारिश करूंगी कि नासिर जी प्लीज अपने बारे में हमारे नाजरीनों को थोड़ा कुछ बोले। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल एंड नमस्कार, सब कुछ टुगेदर। I love my community, you know, South Asian community, and मेरा नाम नासिर सलीम है। मैं पिछले 30 years से volunteer force में NYPD में हूँ और आपको finally last year I was promoted to the highest rank, which is my last promotion as auxiliary deputy chief. ये मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, इस डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट प्रोग्राम चलाता है जो कि कम्युनिटी बेस पे होता है और हर पुलिस स्टेशन के अंदर वो प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंट है। उसमें आप उसमें हायरिंग होती है, आप रिजर्व फोर्स है, उसमें आप जाएं और अपना पुलिस वालों, रेगुलर पुलिस फोर्स के साथ आप शाना बशाना काम करते हैं। आइज एंड ईयर्स कहते हैं हम, लेकिन you know, there's more into it when we go forward. So this is where I'm standing. I was the first South Asian who become to that post in NYPD, break the record, make a history in America. So you know, we all proud of that. You know, I was born in Pakistan, but I feel I'm a South Asian basically, and it's all South Asian communities together. We can't separate anyone from each other. So that's a great feeling, you know. जी, आपको मेरे तरफ से, असावरी के तरफ से और पूरी कम्युनिटी के तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूट। Thank you so much. Thanks for inviting me. आपने इतना टाइम निकाला। Boss, very nice of you. Thought is the count. मेरे लिए वो thought है जो आपने सोची और मुझे निकाल के हमारे शो में आए हैं। तो हम आज 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे। पहला जो मुद्दा है वो है साइबर क्राइम। तो मैं एक छोटा सा नोट पढ़ती हूँ जो मैंने अपने तमाम दोस्तों के साथ बातें करने के बाद मैंने इसको जॉट डाउन की है पॉइंट्स को। साइबर क्राइम। US recently faced a series of ransomware attacks on critical infrastructure like the Colonial Pipeline, the city of Tulsa, and JBS, the world's largest meat producer. Ransomware, a program that hackers use to hold digital information hostage, has become the top choice of malware for criminals. In 2020, the total amount of ransom paid by the victims reached nearly 350 million worth of cryptocurrency, most of them in Bitcoin. So what led to the rise of ransomware in US and what makes it so difficult to fight? US businesses are worried because the recovery money is increasing. Biden has signed an agreement to strengthen the US cybersecurity. Hacking happens widely and openly on social media as accounts are often hacked and fishy messages are sent to the victims' friends. तो इसके बारे में हमारे नाजरीनों को थोड़ा बताएं that hacking जो एक बहुत बड़ा और बुरा मुद्दा बन चुका है सोशल मीडिया पे और बिजनेसेस पे, तो ये एक बहुत ही हमारे कंसर्न है। तो इसके खिलाफ और इसको रोकने के लिए कैसा कदम उठाया गया?
Thank you. This is a very common thing that and it's very. I worried about it too much. We have to. गवर्नमेंट worried हो सकती है तो आम बंदा तो कोई मसला ही नहीं है, देखें बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को हिला देने वाली बात है. बेसिकली ये जो इशू है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट एफपीआई का ये इशू है, वो इसकी टेक केयर करते हैं, ओवरसी करते हैं. इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं फेडरल लेवल पे. लेकिन एक बात, आप इस चीज को, जो चीज हमने इग्नोर की और जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर ने भी नहीं दिया, और अब वो आके उस चीज को वरी कर रहे हैं कि जी हमने नहीं ध्यान. अब देखें, कंप्यूटर सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स एंड ऑल दैट इज बीन अराउंड more than I would say 20 plus years, right? जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, कंप्यूटर्स अपग्रेड. हमने यहाँ अमेरिका की अगर बात करें, या बेसिकली अमेरिका ही है जो कि मतलब काफी इसमें बहुत आगे है. हर महीने बाद एक नया कंप्यूटर आ जाता है, नया मॉडल आ जाता है, 6 महीने बाद आ जाता है. हमने उस चीज पे बहुत ध्यान दिया कि जी नई प्रोडक्ट ले आए, ये कर ले वो. लेकिन जो उन्होंने लैक था वो ये था कि उसकी सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया. ये फैक्ट बात है. मेरा अपना बेटा जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर है, और उससे जब बात होती है तो वो मुझे, मतलब है, मैं तो इतना वो नहीं हूँ इनटू इट, बट ही दैट्स हिज करियर. So when we talk, and he says right now the top priority is security of the, cyber security. That's number one thing, that where people are looking for jobs and everything and going into it. तो ये एक लैग था जिसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं. अब इतने 20-25 साल से कंप्यूटर को कहां से कहां हम ले गए, लेकिन हमने उस फील्ड को, सिक्योरिटी को हमने नहीं टच किया. तो अब हम वरी हो रहे हैं. और अभी भी अगर आप देखा जाए, आप रोज ही देखते हैं कहीं ना कहीं हैकिंग हुई होती है, बड़े पैमाने पे होती है. उसमें कुछ टाइम लगेगा, और मेरा ख्याल है इनको स्लो डाउन होना चाहिए. पहले सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दें, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनाए ना. जब आप मसलन को गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी के लिए सबसे पहले उसकी वो देखते हैं कि ये सिक्योर कितनी है, इसमें डेथ कितनी होगी. उसको बना के उसको एक्सीडेंट किया जाता है, उसको कहीं उसका प्रैक्टिकल किया जाता है. अपनी कंपनी के अंदर ही कंपनी उसको टेस्ट करती है. वो टेस्टिंग के बाद जाके वो गाड़ी रोड पे आती है. तो इसी तरह कंप्यूटर का भी सिस्टम ऐसे ही होना चाहिए था कि पहले उसको टेस्ट करके फिर उसको बाहर लाया जाए. इनको अटेंशन पे करनी चाहिए बेसिकली सिक्योरिटी की तरफ. वरना ये जो सिलसिला चल रहा है बड़ी मुश्किल से रुकेगा. ये वार है एक किस्म की, जो साइबर वार, इससे इंटरनेशनल लेवल पे है, बिटवीन गवर्नमेंट्स के भी है. तो छोटा मोटा बंदा तो मतलब ऐसी जद में आ जाता है, बचता ही नहीं. तो ये एक्चुअली हमारे कम्युनिटी से भी बहुत सारे सवाल लोग ने मुझे किए हैं, दैट इसको रुकावट के लिए, इसको रोकने का कौन से तरीका और कैसे हम चौकन रह सकते हैं इवन ऑन सोशल मीडिया. जैसे कि मेरी एक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी व्हाट्सएप में, और फेसबुक में भी ऐसे हैकिंग की इश्यूज रोजाना आता है. तो मैं तो सभी को बोलती रहती हूँ दैट पासवर्ड्स दे हैव टू कीप चेंजिंग, एंड देन सिक्योरिटी कोड जो व्हाट्सएप में है वो भी अगर हो सके तो चेंज करते रहो. तब भी हमें थोड़ा सा टिप दे दीजिए. एक ये चीज जो नई अच्छी आई है, जो कि बहुत तेजी के साथ है, जो कि आपको पासवर्ड आता है आपके सेल फोन पे, और आप डालेंगे तभी आप इन होंगे, अदरवाइज आप इन नहीं होंगे. तो ये कंपनी ने फाइनली, मेरा ख्याल में इतनी रिसर्च करने के बाद और अपना सारा वेस्ट करने पर पैसे, उनको यही आया कि ये बेस्ट तरीका यही है. ये 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये आप सेटअप कर लें कोड. अगर नहीं भी करना तो नहीं भी करें. यानी बैंकिंग में मैं तो डेली अपनी ऑनलाइन जाके तो अपना स्टेटमेंट और अपनी बैंक अकाउंट को चेक करता रहता हूँ, क्योंकि ये मैं काफी हद तक खुद भी मैं गुजरा हूँ इन चीजों से जाती तौर पे भी. और उसका मैंने हाल जो खुद ही निकाला है वो यही है कि मैं डेली बेस पे, और जैसे ही मैं देखता हूँ कि ये चीज कुछ गलत है, कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने नहीं यूज किया ये पैसे, तो मैं फौरन उसी वक्त बैंक को कॉल कर देता हूँ कि भाई ये. लेकिन ये है कि अब आपके पास चॉइसेस है. बैंकिंग के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने आपको ऑप्शन दी है. मैं अभी पिछले हफ्ते ही बात कर रहा था बैंक से, और उन्होंने मुझे बताया कि आप जाके, और उन्होंने मुझे गो थ्रू किया
कि आप अगर आपने पासवर्ड लगाना है आप कर सकते हैं, नहीं लगाना तो तब भी कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कोड आएगा आपके सेल फोन पे और आपको कोड लगाएं और देन यू कैन गो इन। So the only one had a जी। phone. So और that, एक और अहम बात है कि देखिए हॉलीडे सीजन इज कमिंग, तो इसीलिए ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्यूलेंस ये जी जी वो बहुत तो बढ़ जाता है एक्चुअली। जी 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 ऐसे ही किसी मेरे तरह साथ हो चुका है, मेरे साथ भी हम्म, हो चुका है। जी जी अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट मुद्दा है वो है हेट क्राइम एंड गन वायलेंस। तो मैं ये एक थोड़ा सा पॉइंट बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बात करने के बाद मैंने जॉट डाउन की है, ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूं। Hate crime and gun violence. Racist attacks on Asian Americans is a common thing. Attack on the Muslim and Sikh Americans are also record high. To reassure the business owners and families, police patrolling is been in a rapid progress. तो पहले जो है हेट क्राइम का, तो आप इसके ऊपर कुछ बोले एंड देन मैं दूसरी पॉइंट में आती हूँ। कि मैं अपनी लाइफ में मैं भी मेरे अगर मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरा इस फोर्स में आना एंटर होना एक हेट क्राइम की वजह से था। अच्छा। दैट्स इंटरेस्टिंग राइट। एक छोटा सा वाकया हुआ मेरी लाइफ में, उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी एंड नाउ वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एज एज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो यही चीज थी कि मैं जब मेरे साथ वो वाकया हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया कि यार देयर मस्ट बी अ वे दैट इट वाज वे बैक 30+ years एंड मैंने कहा कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि जिसमें कि हमें ये जो है ना हमारी जो आइडेंटिटी है वो लोग देखते ही मतलब है ये प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है। तो वो मैंने बस ऐसे ही ये इत्तेफाकन ये समझ लें कि ये प्रोग्राम मेरे सामने आया, एक दिन मैं कहीं था तो मैंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया, रिजर्व फोर्स को। तो मैं बॉटम लाइन ये कह रहा हूँ कि हम जो है ना हम आइसोलेटेड हैं बहुत, हमारी सारी साउथ एशियन कम्युनिटी में जनरल बात करूंगा सबकी। जी तो जी हमें अपने उस टीवी बॉक्स से ना वो बॉक्स से बाहर आना होगा। हम बाहर आते नहीं है, हम डरते हैं, यहाँ हमें लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ हमें समझ नहीं आती, यहाँ हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अब तो बहुत इंफॉर्मेशन है। एक जब हम थे हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी, हमारे वक्त की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग आए थे नए नए यहाँ बहुत बहुत कम लोग थे, बंदा ही नहीं मिलता था अपना कोई देसी जिससे बंदा वो बात भी कर सके या कोई बात कोई इंफॉर्मेशन ले सके। लेकिन अब तो मतलब है बहुत लोग हैं बताने वाले भी। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हर मोहल्ले में है, हर पुलिस स्टेशन में है। आपको लैंग्वेज नहीं भी आती, थोड़ी बहुत तो आती ही है, आप फिर भी इसमें एंटर हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी सख्त शराइत नहीं है, कोई इतनी कोई क्वालिफिकेशन आपको आपने कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, कोई आपको क्रेडिट की कॉलेज क्रेडिट की जरूरत नहीं है। तो आप अगर आते हैं तो आप बहुत कम्युनिटी में घुल मिल जाएं। हर किस्म की कम्युनिटी होती है हर इलाके में। तो आप जब घूमेंगे मिलेंगे लोगों से बातें करेंगे, लोगों को आपका पता चलेगा आपके कल्चर का, आपकी रवायात का, आपकी उठने बैठने खाने पीने का। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए हम यहाँ आए, हमने लर्न किया कि ये यहाँ पे यहाँ पोर्क भी खाया जाता है, हम नहीं खाते थे पोर्क, हमें मिलता ही नहीं था बैक होम। तो हमने उस चीज को हम उसमें एडजस्ट हुए। अब उन लोगों को हमारा नहीं पता क्योंकि वो तो हमारे वहां जाएंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन हमने उनको अवेयरनेस तो खुद करानी है ना अपनी जी कल्चर की सब। तो हमें इनमें जाना पड़ेगा, हमें ऐसे जी प्रोग्राम वॉलंटियर हॉस्पिटल वगैरह पुलिस की जो वॉलंटियर फोर्स है या और कहीं भी प्रोग्राम है जहां हम लोकल कम्युनिटी के साथ यहाँ के कल्चर के साथ घुल मिल के और उनको हम अपना बता सके। यानी मैं जब इस लेवल पे आया हूँ अब मैं तो लोगों को बताता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे सामने कोई आर्गुमेंट कर ही नहीं सकता। जब वो कहता है कि ये मैंने कहा देखो जीसस क्राइस्ट और मोसेस को अगर हम नहीं मानते हम मुस्लिम ही नहीं है, खत्म हो गई बात। और वो यकीन करें वो इतना शॉक होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपसे। अगर हम उन प्रॉफिट्स को नहीं मानते तो हम मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि उनको मानो पहले, एडम से लेके अब तक जितने भी आए सबको मानो तब तुम सही मुसलमान। जी। अच्छा, हमारा जो अगले जो मुद्दा है वो है गन वायलेंस। तो मैं आई हैव जॉटेड डाउन अ फ्यू पॉइंट्स। The US has roughly 200 mass shootings across the country so far. School zone shootings are common among them. In most cases, the gunman opens fire and then shoots himself. Gang rivalry in Harlem is well known.
Biden has marked gun violence as an epidemic, but nothing is going against NRA or the Second Amendment of the US Constitution, which is the right to keep and bear arms. Yeah. In some cases, the killers are patients of severe mental illness. Stricter gun laws proposals are not helping so far. What is the remedy? देखिए, आपने खुद ही बता दिया सारा कुछ, मेरे सवाल भी किया और आपने जवाब भी उसका खुद ही दे दिया है। अब देखें, ये सेकंड अमेंडमेंट जो है वो इवन के इतने ही पावरफुल वो लॉबी है एनआरए कि वो प्रेसिडेंट भी उसके आगे बेबस हो जाता है। यकीन करें, वो इतने फंड देते हैं जी। डेमोक्रेट्स जब भी आया, डेमोक्रेट्स ने आके काफी कोशिश की है उसको मतलब है सख्ती करें, लेकिन कितनी सख्ती करेंगे, कहां तक करेंगे? जब तक वो अबॉलिश नहीं होगी इस कंट्री में वायलेंस कम नहीं होंगे। ठीक है, स्टेट अपने लेवल पे अपने कानून बनाते हैं, हर स्टेट बनाती है। ठीक है, न्यूयॉर्क का सबसे सख्त कानून है, आपको 3 साल लग जाते हैं अगर आपने सिर्फ अपने घर में भी एक गन के लिए लाइसेंस रखने, सिर्फ घर में रखने के लिए। इतना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बाहर जो कैरी करना तो भूल ही जाए। वी आर लकी दैट बट लेकिन हम यहाँ फ्लो होता है दूसरी स्टेट से जो गन आती है न्यूयॉर्क सिटी में, दूसरी सिटी से स्मगल होके आती हैं। उसके लिए एनवाईपीडी ने अपने उनके अपने प्रोग्राम है जो उनपे वो काफी हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें ये भी है कि कैश फॉर गन्स, मतलब आप गन लेकर आए, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको एक सर्टेन अमाउंट उन्होंने एडवर्टाइज करते हैं कि हमको इतने पैसे, आपसे कुछ नहीं पूछा कहाँ कौन है क्या है, आपका नाम भी नहीं, कुछ नहीं, आपसे गन लेके आपको पैसे दे दिए जाएंगे। वो कभी कभार वो प्रोग्राम होता है। उसके अलावा जो क्राइम डिवीजन है जो कि अंडरकवर होता है, वो भी अपना काम करता रहता है। तो मतलब है, लेकिन एक लिमिट है उनकी। वो ये इतना फ्लो है जो उसके पीछे छुपा हुआ है ये सारा। बेसिकली ये क्राइम सारे वो सेकंड अमेंडमेंट के अंडर ही, नोज के नीचे हो रहे हैं। जी, जब तक वो किल नहीं होगा और उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो पूरी दुनिया इस मुल्क को यही कहती है कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम मतलब है सॉल्व करने की है ही नहीं है गन की, क्योंकि यहाँ के आपका लॉ ही कहता है कि अब इंग्लैंड में देखें आपको स्वयं वहां इतना सख्त है कि आपको वो लोग नाइफ से ज्यादा कत्ल होते हैं बजाय गन से, क्योंकि वहां आप है ही नहीं, कानून ही बड़ा सख्त है। तो क्यों यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो जापान ने भी बहुत, वो भी तो वेस्टर्न कल्चर है जी। वो तो है। ये तो पॉलिटिशियन का मसला है, ये आम बंदे का तो मसला, आम बंदा जो है वो तो सिर्फ सफर ही कर सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो अपने, मैं समझता हूँ कि ये सारा उनकी प्रॉब्लम है। वो अपने फंड के चक्रों में जरा आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसे गन की इतनी वायलेंस होती है तब अनफॉर्चुनेटली सेल्स भी बढ़ जाता है आर्म्स का। तो ये भी तो आपको पता है दैट ये बहुत ही एक कंसर्न की बात है दैट हमारी बहुत घबराहट होती है, बिकॉज छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हम सभी के हैं, और स्कूल जोन में इतनी शूटिंग हो चुकी है अब तक की, क्या बताएं। It's horrible. It's horrible. I mean, क्या कुछ नहीं कह सकते। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, पावर में आए, रिपब्लिकन्स हो, डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन तो फीड करते हैं। रिपब्लिकन तो आपको मालूम है, मैं पॉलिटिक्स पे हम भी नजर रखते हैं। रिपब्लिकन के दौर में तो एनआरए तो जरा और चौड़े होके फिरते हैं वो तो। हाँ, यही है, डेमोक्रेट के दौर में कुछ थोड़ी सी सख्ती होती है। जब जो सख्ती कुछ हुई डाउन साउथ स्टेट्स में या मिड वेस्ट में या फार वेस्ट साइड में, वो जो स्टेट हैं, कल्चर ही बहुत खुला डुला है ना यहाँ पे। तो वहां पे इस तरह हुआ कि जी उन्होंने बहुत ज्यादा किया। अच्छा जी, आपकी बैकग्राउंड चेक हो जाएगी। अब पहले तो होती भी ना, आपने जाके लाइसेंस दिखाया, गन उठा ली। वॉलमार्ट में गन्स आप ओपन पड़ी, आप डाउन साउथ में जैसी स्टेट में जाए, आईडी दिखाएं, वो रन करेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्लियर है। बस इसका इस हद तक उन्होंने किया है कि जी चले जी, हम आपको बैकग्राउंड चेक करने में मतलब अलाउ कर देते हैं जी। उसके आगे कुछ नहीं। स्टाफ बिल्कुल नहीं है, स्टाफ फिर भी नहीं। तो हमारा जो आखिरी मुद्दा है, क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड होता है कि पिज़्ज़ा की तरह बातें तो बहुत हो, ये तो बात सही कह रही हैं आप। तो देखिए पाकिस्तान और क्रिकेट, आपके वजीर आजम जो है वो तो एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं, और वर्ल्ड कप उन्होंने लाए थे, पाकिस्तान की शान है वो।
तो अभी जो T20 हुई तो पाकिस्तान ने कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और देखिए जो सेमीफाइनल तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का स्कोर था 176 फॉर 4 और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 177 फॉर 5। तो एकदम मार्जिनल विक्ट्री हुई है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैं बिल्कुल, ये नाज और फकर की बात है दैट पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, बिकॉज वजीर आजम जो है आपका, वो तो बहुत पहले की बात है। आई थिंक 30 साल पहले उन्होंने कप जीते थे, कप लाए थे, लेकिन अभी इतने साल बाद पाकिस्तान ने इतना अच्छा तरक्की किया। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गेम इज द गेम। एक टीम ने विन करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो। वन हैज टू लूज, वन हैज टू विन। लेकिन ये है कि पाकिस्तान केम बैक आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड विच इज विच इज अ प्लस पॉइंट। और आप उस नजर से आप देखो, आपने सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब टीमें भी तो इतनी, किसी किसी को तो विन करना, नंबर 1, नंबर 2 तो नंबर 3 तो आना ही है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए आप में, और आप उसको, उन गलतियां अगर कोई हुई हैं तो उनको आगे नहीं दोहराना चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो। टीम को अपनी नेशन जो है हमेशा बैकअप करे। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया जीतती रही है, इतने सालों से जीतती रही है। तो अगर एक टाइम आके अगर वो नहीं जीत सके, या जो भी रीजन थी, वो लर्न करेंगे, वो मे बी नेक्स्ट ईयर वो बैकअप में वापस आ जाएंगे वो। तो लेकिन ये तो है कि आपके आपने, ख्याल से कहाँ चुक हुआ था? well, हो a पाया? lot of people are pinpointing एसन का जो क्या कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन देखें वो बात फिर वही, क्रिकेट हमेशा हमने भी यही सुनते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, क्रिकेट बाय लक, अगर आपको कोई याद हो तो। एंड पे यही होता है, क्रिकेट बाय लक। ये देख ले, उनकी लक थी कि वो ड्रॉप हो गया कैच, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन फिर वही बात कि आप लर्न करें अपनी मिस्टेक से, और आप उनको दुरुस्त करें अपनी लेकिन कोताहियों को। फाइनल में जाके अगर ऐसे होता तो बहुत ज्यादा ज्यादा दुख होता, दिल दुखता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सेमीफाइनल, कोई क्योंकि मसला नहीं है उसमें। अभी तो फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया उनमें से जो नहीं, जीतेगा यहाँ तक वो। आना भी देखे बड़ी प्लस वाली बात है। अगर टॉप 3 में अगर टीमें हैं, जो कि दुनिया में बात की जाती है, टॉप 3 में अगर पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, तो वो टॉप 3 में है। तो बाकी तो 9 पे देखे ना, आप इस तरह देखे ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर 12 टीमें और आप टॉप 3 में हैं, तो 9 आपके पीछे खड़ी हुई है, यू जी ऑन जी, टॉप ऑफ दैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मेंटल सोच की बात है ये सिर्फ, कि आपने अपने मोराल को नीचे नहीं जाने देना। वो दिस इज नो वे कि आप अपने मोराल को गिराए नीचे। लेकिन ये है कि हमारी जो कौम है वो हमें छोड़ती नहीं है, स्पेयर नहीं करती है, कहीं ना कहीं आपको दबोच लेती है। कोशिश करती है कि आपको नीचे लेके जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी नेशन हो, अपनी टीम को फुली सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, फिर भी मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक आना इट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रखा। हाँ, और ये बात पाकिस्तान का जो की आपकी सही है कि फाइनेंशियल आपको सिचुएशंस जो है, बैटिंग नहीं अ, करनी, आपके पास लोग आए नहीं, हमारे यहाँ लोग टीमें बहुत आई नहीं सारे। हमारे पास, और हम देखिए खेले नहीं। हाँ, पड़ोसियों ये के एक वो साथ, बात। इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर में बहुत मुश्किलात चलता रहता है। हम्म। तो नहीं नहीं, खेलना चाहिए, कश्मीर को वो लेके, मुश्किल अपनी जगह, तो लेकिन इनकी इसलिए टीमों को आई मैं मीन एक समझता हूँ। मैच जीतने के लिए जो मेंटल पीस जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस, जी ये जी दोनों जी जी। कम हो गया। तो लेकिन इसके बावजूद भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बाखूबी के साथ पहुंचा। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो है, और मुझे बहुत उन्होंने मदद भी किए हैं मेरे करियर में। तो आप एक पुलिस हो, और बहुत लोग समझते हैं दैट पुलिस या तो आर्मी पर्सनल जो होते हैं वो सूखे रूखे रेगिस्तान के माफिक होते हैं। लेकिन आपका भी एक दिल है, आपका भी एक चाहत है, एक पसंद है, एक जज्बा है। तो आप एक गजल सिंगर हो। तो जाते जाते अगर ये हमें आपको कुछ किसने सुना है। बता दिया? ये कहाँ से डिटेक्टिव आपने हायर किया था जो मेरे पीछे लगा हुआ था?
नहीं, मैंने आपको टीवी शोज में देखी हूँ और आपने अच्छा, अच्छा। तमाम फ्रेंड्स के घर में जो गए थे तो वो भी लाइव हो जाते हैं। तो हाँ, प्लीज बस वो जो है ना, हाँ, तो ठीक हो गया। इसीलिए अगर जाते जाते हमें कुछ सुनाए कोई भी नहीं, जो भी आपको ना ऐसा शायरियाँ है हो। ना कि आपको एक प्रोग्राम करना पड़ेगा फिर उस पर, जी फिर जी जी। ऐसे ही है। मैं तो हाँ, देखिए ये जो प्रोग्राम हम करते हैं असावर इस मीटिंग शो, इट्स अ सोशियो पॉलिटिकल, तो पॉलिटिक्स के साथ साथ हम सोशल इश्यूज को भी सामने लाते हैं, आगे जी लाते जी। हैं। तो कोई भी 2-3 लाइन आप सुना दीजिए। हम्म, नहीं एक्चुअली पता है क्या है, मुझे सिंगिंग तो वैसे बात जो कहते हैं ना, जैसे बाथरूम सिंगिंग वाली हम वो हैं, लेकिन गुनगुना लेते हैं कभी कभी। मुझे हमेशा से वो आप मूवी, इंडियन मूवी कभी कभी की जो एक गाना था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन उससे पहले बिग बी ने जो वो शायरी की थी, उससे पहले जो छोटी सी पोएम पढ़ के फिर स्टार्ट हुआ था ना, मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है। वो हमेशा मुझे, पता नहीं उसके अल्फाज ऐसे हैं कि वो दिल को छूने वाले हैं, तो मैं वो आपको अपनी अपनी आवाज में वो कर श्योर सकता श्योर हूँ। श्योर। बाकी गाना वादा रहा, जब आप प्रोग्राम करेंगे तो मेरे बिल्कुल पक्के हों। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुनाइए। तो वो कुछ ऐसा था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया हमें शायरी सुना दिया। तो अरे कभी आपकी शायरी आप ही को सुना दी। हम कभी मुशायरा और गजलों का कुछ शाम रखेंगे और देखते हैं अभी विंटर आ रहा है तो इसीलिए आउटडोर एक्टिविटीज एकदम कम हो जाएगा। तो फिर इंडोर हम कहीं ऐसे किसी के घर में हो या तो दफ्तर में हो या तो कोई मोस्ट कम्युनिटी सेंटर में हो, हम बिल्कुल बिल्कुल, कर वो सकते सही हैं रहेगा। ऐसे मोस्ट क्रिएटिव वेलकम। वर्क। जी और जी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मेरा पर्सनल जो है जाती ताल्लुकात बहुत अच्छा रह चुका है, तजुर्बा भी बहुत बढ़िया रह चुका है। तो इसीलिए उम्मीद रखती हूँ दैट अगर हम ऐसे कुछ प्लानिंग के साथ करें मुशायरा और गजलें उसके साथ साथ, तो बहुत अच्छा बहुत रिस्पांस बढ़िया, बहुत मिलेगा। बढ़िया, इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम जी, जी, ऑलवेज। तो आज का शो हम इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त अपने निकाल धन्यवाद के जी, धन्यवाद। हमारे शो में आए। तो मैं आपको फिर दोबारा बुलाऊंगी और थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अगेन। Thank you, Mr. Nasir. So I'm very humbled that they took this short time, इतने थोड़े से टाइम में उन्होंने इतनी गैदरिंग इकट्ठी कर ली। मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि इतनी डिग्निटरीज बैठी हैं यहाँ, इतने लोग इतने शॉर्ट नोटिस में इकट्ठे हो गए। मैंने जो 30 साल में किया और जिस स्टेज पे मैं पहुँच गया, वो सारा पाकिस्तान के नाम है।
किया मैंने अमेरिका के लिए, लेकिन नाम मैंने पाकिस्तान के लिए कमाया। पाकिस्तानी नयार डिप्टी पुलिस चीफ न्यूयॉर्क नासिर सलीम के एजाज में अमेरिका पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम की जानिब से कराची में इशाइये का अहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन फोरम ज़ीशान अल्ताफ लोहिया ने कहा कि नासिर सलीम को अमेरिका की जानिब से अवार्ड मिलना एजाज है। इस मौके पर नासिर सलीम ने अमेरिका में मिलने वाले अवार्ड को पाकिस्तान के नाम किया। उनका कहना था कि हौसला अफजाई करने पर अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के शुक्रगुजार हैं।